रखेंगी हालात कैसे भी हों। अल्लाह हिम्मत देगा इंशाल्लाह। क्या इस वक्त जो मीडिया है वो अपना रोल एक्चुअल में हकीकतन सही अदा कर रहा है जो करना चाहिए? पाकिस्तान का मीडिया को मैं कहूँगी कि क्या कश्मीरी नौजवान अभी भी पुरुमीद हैं और उसी तरह जज्बे के साथ खड़े हैं जिस तरह पहले खड़े हुए थे? देखिए वो फर्स्ट पाकिस्तानी जो शहीद हुई हैं हम्म, कश्मीर कॉज के लिए, सारी ट्रेनिंग उन्होंने, ग्रूमिंग मेरी बच्ची की, तहरीक की, यहाँ सारी की, वर्ल्ड में हम्म। जहाँ मैं गई हूँ। क्या दुनिया कश्मीर पर इंसाफ कर रही है? नो, क्या चाहती हैं दुनिया से? क्या यासीन मलिक साहब का जो बयानिया है आज भी वो जिंदा है? 100%। अब यहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस ये इसलिए लाए हैं ताकि वहाँ मेजॉरिटी इंडियंस को ले आए, ताकि जिस वक्त प्लेबिसिट हो तो इंडियंस वोट करें इंडिया के हक में। तो हमने इस साइड पे ना कि वो पाकिस्तानी ज़मीन ले सकता है, ना वोटर राइट है, ये प्रोटेक्टेड है बिल्कुल इनकी सही। डेमोग्राफी, मुताबिक लीगल राइट है। और वो किनके राइट साथ जाना उनको, चाहते हैं? कश्मीरी इस वो वक्त उनका इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान या एक सेपरेट इंडिया के साथ एंटिटी तो चाहते कोई हैं भी वो? नहीं जाना चाहता, और जो उनका राइट है आज़ादी का। क्या पाकिस्तान एक्चुअली कश्मीर के साथ खड़ा हुआ है या सिर्फ वो सो कॉल्ड एक जो सियासी बयानिया है सिर्फ अपने आप को फ्लैश करने के लिए साथ खड़ा है? लाइफलाइन है पाकिस्तान की कश्मीर। ठीक है, हम मुल्क छोटा है, जब भी कहीं आर्मी की बात होती है तो टॉप 5 में हमारी जवानों का नाम हमेशा आया है। तो क्या चाहिए और फिर हमें? कब तक हम ये देखें? ठीक है। बिल्कुल और अब तो वाटर टेररिज्म वो कर रहा है, और मुल्क अभी जाफर एक्सप्रेस में कौन इन्वॉल्व है? कहाँ जाएगा वो? उन्होंने कहा अपना जो इंडिया का मीलों इलाका है वही डूब जाएगा भाई, पहले उसके लिए तो तैयारी कर लो, बाद में पाकिस्तान को धमकियां दे लेना। तो बात ये है कि क्या इस वक्त इंडिया इज नॉट द राइट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। आई वाज सेइंग इट फ्रॉम मेनी इयर्स। फैब्रिकेटेड तो किया हुआ है नहीं उन्होंने। नहीं, बट पीपल, कंट्रीज वर इन्वेस्टिंग मल्टीनेशनल। मेरी जो अपनी थिंकिंग थी, बिकॉज आई एम आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि जब आपके यहाँ आपने तो बड़े करीब से विटनेस किया है, लोगों के आम जो आवाम है, आम जो जनता है, उसके दरमियान इतनी नफरतें नहीं हैं जो हमें ये मीडिया पे नजर आती हैं। तो क्या इसका कोई विनर कौन है? इसके पीछे कौन ये सारी चीजें चला रहा है? क्योंकि देखें, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के ऊपर हम एक ऐसे अहम टॉपिक पे बात करेंगे जिसके ऊपर मीडिया में बात तो ज़रूर होती है, लेकिन ना जाने क्यों हमारी बात में वज़न नहीं रहा, या इंटरनेशनल इस वक्त जितना भी मीडिया है या पूरी दुनिया इस वक्त शायद उन्होंने कानों के अंदर कोई रुई दे ली है, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। कश्मीर से चीखें इतनी बुलंद हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रही, चाहे वो वर्ल्ड फोरम हो या लोकल इंडियन मीडिया हो या लोकल पाकिस्तानी मीडिया हो, किसी को सुनाई नहीं दे रही। उसी पे बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनका इस पूरी कॉज के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। पिछले कई सालों से इनके शोहर जनाब यासीन मलिक साहब को इंडियन फ़ौज ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है। मेरे साथ आज मौजूद हैं मिशाल मलिक साहिबा, जो कि वाइफ हैं, जो कि अहलिया हैं यासीन मलिक साहब की। उनसे बातचीत करते हैं और इस पूरी डिस्कशन को एक कैंडिडेट मूवमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आप पॉडकास्ट के लिए तशरीफ़ लाई। थैंक यू फॉर हाँ इनवाइटिंग मी। बिल्कुल जी मैम। जो मैं स्टार्ट करूँगा पॉडकास्ट, मैं आपके पर्सनल प्रोफाइल पे बात पे आऊँगा। ये जो क्रॉस बॉर्डर इस वक्त पटाखे चल रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत ही हालात जो हैं बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये एक सिस्टमैटिक किस्म का ऑर्केस्ट्रेटेड जो है इनके स्टेप्स हैं, जिसके तहत एक के बाद एक ये एक्ट करते हैं। और अक्सर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हमने देखे हैं हिंदुस्तान का जो हुआ है द पास, चाहे वो उरी अटैक हो, पठानकोट हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे वो बालाकोट हो, तो इन सब इंसिडेंट्स में हमने ये देखा है कि इलेक्शंस चल रहे होते हैं जी। और मोदी को उसका बहुत फ़ायदा होता है डायरेक्ट, और अक्सर बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही होती है। तो ये दोनों का जो नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, वो एक दफ़ा फिर हमने देखा है। बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं, और इस इंसिडेंट से एक दिन पहले हज़ारों की तादाद में यात्री जो थे सिख, वो पाकिस्तान से जो है वो वापस गए हैं इंडिया। तो वो भी एक एलिमेंट है। फिर जेडी वैंस जो थे वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, वो भी आए हुए थे वहाँ पे, और फिर अगले दिन इन्होंने सऊदी अरेबिया जाना था। तो वो सारी चीज़ें जो टाइमिंग्स हैं, ये भी बड़ी मतलब ऑब्ज़र्व करने की बात है कि ये ठीक वैसे ही किया इन्होंने जो ईयर 2000 में बिल क्लिंटन जब आए थे इंडिया, और उस टाइम पे
सिखों का मैसेकर हुआ और चितसिंगपुरा का मैसेकर कहा जी। जाता है उसको, तो वो भी यही था। विशाल साहब, इससे फ़ायदा क्या है? देखें, 1 अरब तकरीबन कोई 30-35 करोड़ आवाम है अक्रॉस बॉर्डर। डेफ़िनेटली वहाँ पे भी एक आवाज़ है, और वहाँ पे अगर लोगों की बात करें, आपने तो बड़े करीब से विटनेस किया है, लोगों के आम जो आवाम है, आम जो जनता है, उसके दरमियान इतनी नफ़रतें नहीं हैं, जो हमें ये मीडिया पे नज़र आती हैं। तो क्या इसका कोई विनर कौन है? इसके पीछे कौन ये सारी चीज़ें चला रहा है? क्योंकि देखें, जब आवाम का प्रेशर होता है ना, एक बहुत बड़ा समुंदर है आवाम का, उधर भी और इधर भी। इधर से तो प्रेशर है आवाम का, क्या उधर से प्रेशर नहीं है? कि सिर्फ वो इंसानियत को भूल के ये सारी हरकतें करते हैं? बड़ी बदकिस्मती है कि इंडिया के अंदर जो भी इस वक्त हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत है, तो आपने वहाँ देखा है कि जो इन्वायरमेंट वक्फ बिल पे बनी हुई है, यूनिवर्सल सिविल कोड के ऊपर जो उनकी बनी हुई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हुँ, ऊपर, एंटी माइनॉरिटी बिल्स के ऊपर जो उस तरह वो, फिर बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर की तामीर, फिर उसके बाद ब्लास्ट करना उनकी चर्चेज़ में, मैका बॉम्बिंग्स में इन्वॉल्व हैं चर्चेज़ के अंदर आरएसएस, मतलब वहाँ पे बहुत सा इनका वेरियस जो हैं इनकी एक्टिविटी दलित्स के ख़िलाफ़ जो वहाँ ऑलरेडी मूवमेंट्स चल रही हैं, उनको भी अगर आप देख लें तो टामिल्स के अलावा नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर, तो ये सारा का सारा जो इनका इस वक्त का वहाँ चल रहा है, तो अवाम इनसे भी खुश नहीं है, ख़ास तौर पे जो हिंदुत्वा के नैरेटिव की नहीं है। तो वो तो कभी भी नहीं, एक ओवरऑल भी ग्लोबली भी पब्लिक जो होती है वो अक्सर जंग नहीं चाहती है बिल्कुल या ऐसे वो ही है। एक्सट्रीम मेजर्स में बिलीव नहीं करती। ये तो इनके अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं जो लोग आते हैं, और ये तो आरएसएस की आइडियोलॉजी अखंड भारत की है और डिस्ट्रक्शन की है, जिसके अंदर उन्होंने इस पूरे खित्ते में जंग जो है करनी है, और वो उनका एक बहुत पुराना एक आइडियोलॉजिकल जो है उनका जो बिलीफ अच्छा, सिस्टम है। पहले की जो, आज से अगर 10 साल 15 साल पीछे चले जाएँ, उस वक़्त चलें, कुछ सेंस बनती थी कि ठीक है, इंडिया खुद भी ग्रो नहीं किया हुआ था। आज तो अगर इंडिया को आप इकोनॉमिकली देखें, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट उठा के लेके आ रहे हैं, पूरी दुनिया को इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि इंडिया इज़ द राइट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इस सारी हरकतों के दरमियान आपको नहीं लगता कि कहीं इंडिया को फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस होगा? I think India is not the right place for investment. I was saying it from many years. Especially फैब्रिकेटेड तो किया हुआ है नहीं नहीं उन्होंने। नहीं, but people countries were investing हुँ, multinational. मेरी जो अपनी thinking थी, because I am also a student of economics, कि जब आपके यहाँ एक क्रॉनिक एक मसला है जी। खित्ते का, अब आपने देख लिया पहलगाम में चंद लोग जो हैं वो मारे गए हैं एक हुँ, दहशतगर्दी के अंदर, और वो इंसिडेंट ऐसा पाकिस्तान में भी हो सकता है, जी। इंडिया में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वर्ल्ड में, यूरोप, मगर उसकी वो हेडलाइंस या उसका ग्लोबल इम्पैक्ट वो नहीं पड़ेगा हुँ, जो इसका इसका क्यों पड़ा है, बिकॉज इट्स पहलगाम, एंड पहलगाम इज सिचुएटेड इन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इंडियन ऑक्यूपाइड जी, जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट इज़ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट राइट। जिस पे जंगें भी हुई हैं, हुँ, और इस वक्त तो 27 फरवरी 2019 को न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे, उस वक्त जब हुँ, इलेक्शन चल रहे थे बिल्कुल। हिंदुस्तान के, और पुलवामा का हुँ, इंसिडेंट हुआ, फॉल्स फ्लैग, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको बहुत ज़्यादा जो है वो आई थिंक इसकी जो रेप्रिकॉशंस है रीजनली और ग्लोबली, वो चाहे गाज़ा के अंदर जो अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जी, कश्मीर के अंदर जो हो रही हैं, तो ये ओवरऑल भी जो वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त चल रहा है, और इंडिया का भी जो अंदर हिंदुत्वा का जो मल्टीनेशनल्स फॉरेनर्स को भी वो टारगेट करें, अभी जो इज़राइल की फोर्सेस वहाँ पर आई हुई जी। हैं, काफ़ी सालों से आ रही हैं वहाँ हुँ, पे मकबूजा कश्मीर में, तो उसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक फ़ीमेल ऑफिसर को भी सेक्सुअली हरास किया है इंडियन हुँ, फोर्सेस ने, हुँ, तो इनकी तो मतलब ये तो उस हद तक चले गए हैं कि ये फॉरेनर्स को नहीं छोड़ रहे, ये दूसरे जो फेथ्स के लोग हैं या मॉडरेट्स हैं, तो ऐसी इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं चल सकती जहाँ पे एक हुँ, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी टिकिंग है, बिल्कुल। और आपकी अपनी एक पैरेलल जो है रेडिकल आर्मी बन गई है आरएसएस की सूरत में, हुँ, जो कि हर जगह जा रही है छुरे लेके, वो बल्कि एक उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो फ्यू ईयर्स से एटॉमिक बॉम्ब भी बना रही हैं, जी, तो इस तरह की एनवायरनमेंट में अब तो सारे लोग भाग रहे हैं, और जो इसने सो कॉल्ड नॉर्मलसी दिखाई थी मकबूजा कश्मीर में, हुँ, साइलेंस है 5 अगस्त के बाद, तो उसमें यूएई का भी एक टूरिस्ट जो है वो मारा गया है, और नेपाल का भी, जी। तो यहाँ कौन आएगा, तो इसलिए अब दुनिया होश के नाखून ले रही है, स्पेशली इस दफ़ा पहलगाम के ऊपर। तो फिर ये लोग क्यों नहीं ले रहे? तो सवाल ये है कि ये पूरी दुनिया इस वक़्त ये क्यों उनको लेंगे, अवेकनिंग कॉल मिल चुकी है, तो ये अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? ये अपना नुकसान नहीं करे, ये तो हुँ, न्यूक्लियर वॉर तक चले जाएंगे जो ये गए थे ऑलमोस्ट, जब 27 जी, फरवरी को जी। हुए थे, जस्ट फॉर एन इलेक्शन, वन स्मॉल इलेक्शन टू विन दैट, ही कैन गो टू तो क्या एनी उनके पास सिर्फ एक्सटेंट, यही एक वाहिद बट हथियार है इंडिया दुनिया के को दिखाने के अंदर लिए? से उनके पास तो यही हथियार है हुँ, ना, आरएसएस और बीजेपी के जी। पास, और इस वक्त क्योंकि ग्लोबली भी आरएसएस बहुत बदनाम हो गई है, क्योंकि बिल्कुल इनका ऐसे ही एक है। टेरर नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है,
ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर भी इन्होंने जिस तरह टारगेट किलिंग्स की हैं, फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर, फिर यूरोप के अंदर, यूके में स्पेशली। तो इनका एक ग्रोइंग मेनेस है ये ट्रांसनेशनल टेररिज्म का, अरब वर्ल्ड में भी है। पाकिस्तान तो कब से विक्टिम है, और स्पेशली मकबूजा कश्मीर के लोग स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के, और एजेके के अंदर भी इन्होंने टारगेट किलिंग्स अब सवाल ये तो कैन दे ये रियली सारी अफोर्ड चीज़ों से कवर अप भी करने के लिए जो ये फॉल्स फ्लैग किया है उस टाइम पे कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं और ग्रोइंग ट्रांसनेशनल बिल्कुल टेररिज्म की बदनामी, अनपॉपुलर भी हो रहे हैं और वक्फ बिल की वजह से, तो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी ये एक इनके लिए एक ये प्रोपेगेंडा करना, एक फॉल्स फ्लैग करना, जो कि समझ रहे थे कि ये 2019 से का ये न्यूक्लियर कोड का ज़माना है, तो ये वो ज़माना नहीं, अब कोई बाय नहीं कर रहा इनका झूठ। अब अच्छा देख चले लें ब्रॉडर ओवरऑल भी जो रिएक्शन आ रहा है, मगर उसमें इन्होंने अपनी तरफ से वाटर टेररिज्म तो कर दिया, एग्जैक्टली वो तो इन्होंने कर दिया। अच्छा उस अब पे भी इनको मजेदार रोकने बात है, ये अफोर्ड कोई नहीं नहीं कर है। सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, एक मैं इंडियन ही मीडिया की एक जर्नलिस्ट की वो सुन रहा था, उसने कहा भाई अगर आप रोकना चाहते हो ना पानी रोक लो, लेकिन क्या आपने पानी रोकेंगे जब डेफिनेटली पानी तो रुकेगा, कहाँ जाएगा वो? उन्होंने कहा अपने अपना जो इंडिया का मीलों इलाका है वही डूब जाएगा भाई, पहले उसके लिए तो तैयारी कर लो, बाद में पाकिस्तान को धमकियाँ दे लेना। तो बात ये है कि क्या इस वक्त विशाल साहब दोनों कंट्रीज जंग अफोर्ड कर सकती हैं, रियल जंग जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसके बार बार जो ठीक है शुरली पटाखे तो चला रहे हैं, लेकिन क्या हम जंग अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त? जंग कोई भी नहीं चाहता, जंग तो इम्पोज हो रही है और इसी तरह होती हैं जंगें। अब नेतन्याहू जो कुछ जी कर रहा है पैलेस्टाइन में, नोबडी इज द विनर। बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो तो मगर जब आप पे इम्पोज हो गई है, और ये उनके कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं, मगर उनकी भी अपने बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, वो काफ़ी सालों से इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। 2016 में भी इन्होंने थ्रेट दी थी पानी रोकने जी की उस वक्त। फिर चाइना ने जो उनकी ऑलमोस्ट 30% जो इनका जो फ्रेश वाटर है वो उनके थ्रू कंट्रोल किया जाता है इंडिया का, जी तो उन्होंने एक जो ट्रिब्यूटरी थी ब्रह्मपुत्रा की वो उन्होंने ब्लॉक कर दी थी उस बिल्कुल टाइम ऐसे ही पे। है। बात यह है कि पाकिस्तान नोज़ कि क्या थ्रेट्स हैं और ये जेन्युइन थ्रेट है, ये नहीं है कि ये हो नहीं सकता। इनका पूरा प्लान है कि आपके पंजाब को जो है बैरन किया जाए, चोलिस्तान एक डेजर्ट में तब्दील किया जाए, और अक्सर आप अपने किसानों से मिलें जी पंजाब के, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो आपको बता देंगे कि पानी की क्या सूरत हाँ हाल है। लेकिन निज़ाम वो ये तो राय नहीं अभी है। इन्होंने कहा है ना, वो तो आ ही नहीं रहा। और हम्म सोने के भाव यहाँ सब्जी बिकेगी अगर यहाँ पे पानी बिल्कुल भी ना हुआ। और इन्होंने जो इनकी प्रेपरेशन बड़ी वीक रही है, डैम के डैम उन्होंने बनाए हैं। अब आप डैम नहीं बना रहे, अगर ये कहना कि वो पानी रोक देंगे तो आप उनके डैम को टैग कर देंगे, वो ठीक है, वो तो लास्ट रिजॉर्ट होना जी चाहिए। इनको पहले भी अपनी जो वाटर पॉलिसी थी इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जब इनको पता है दुश्मन की प्लानिंग है और वो ये करते हैं, और अक्सर वाटर टेररिज्म में वो या तो पानी रोक देते हैं ये या ज्यादा कर फ्लडिंग। देते आप हैं। रावी देख लें, जी तो ये खुश्क है। आपका सारा जो आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, आपकी लाइफ लाइन है, और ये सारा पानी आपको मकबूजा कश्मीर से आ रहा है। और बिल्कुल ये ऐसे जब तक तहरीक स्ट्रांग थी ये डेयर नहीं कर सके थे, है। मतलब क्योंकि तहरीक थी वहाँ पे, एक्टिव थी। अब सारे लीडरशिप बंद है, तहरीक उधर है, मगर उस तरह इतना ज़्यादा उसको बंद किया हुआ है। तो इन्होंने 5 अगस्त किया है, 5 अगस्त के बाद इन्होंने डीलिमिटेशन की है, डीलिमिटेशन के बाद इन्होंने वहाँ पे जाली इलेक्शंस कराए जिसके अंदर इंडियन वोटर्स को उन्होंने स्पेस दे दी, 50 लाख इंडियन वोटर्स को एज गोस्ट वोटर्स। फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पे G20 का समिट हुआ, उसमें भी इन्होंने बाहर के कुछ फॉरेनर्स से इन्वेस्टमेंट्स कराई। फिर उसके बाद ये लास्ट जो इन्होंने किया है वाटर टेररिज्म का। मगर जो ये सारी जो इनकी 1 बाय 1 स्टेप हो रहे हैं, यहाँ से इनको रिस्पॉन्ड करने का एक्शन क्या वही ट्रेडिशनल है कि वी विल लीव इट ऑन आवर आर्म्ड फोर्सेस टू फाइट देम? हम आराम से यहाँ बैठे, हमारी पॉलिसी हमारे सियासतदानों की हुकूमतों की क्या रही है? देखिए, रिटोरिक करना 50 साल से शिमला का, ये भुट्टो का एरा नहीं है, ठीक है। और आपने 50 साल आधी सदी दी है डायलॉगबाजी को इंडिया के साथ, और उसमें आपने किस चीज़ को निगेट किया है? UN रेजोल्यूशन। असल तो मुकदमा हमारे UN में, UN को यही आइडिया है कि जी ये आपस में इन्होंने शिमला अकॉर्ड कर लिया है, तो ये आपस में ही लड़ें या जो भी करें, इन्होंने खुद ही 50 साल से ऊपर हो गया। 5 अगस्त को उसने वो भी स्क्रैप कर दिया अपनी तरफ से, उसने UN रेजोल्यूशंस को भी फेंका है डस्टबिन के अंदर, हर चीज़ की है, और जेनोसाइड को ओके कर दिया। तब भी मैंने यही कहा था, मेरी स्टेटमेंट्स निकाले, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मैंने कहा एक तो आप लीगल सेल बनाएं,
इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स को हायर करें, इस लॉ फेयर को इंटरनेशनल अदालतों में आप चैलेंज करें, क्योंकि यू आर लीगल पार्टी। दूसरा मैंने इनको यही कहा था, नलिफाई करें शिमला, उस वक्त भी नलिफाई नहीं की गई। अब भी मैं इनको कह रही हूँ, ये नलिफाई उन्होंने तो कर दिया है, उन्होंने तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी एक तरफा, अब ये डिबेट करना कि वो लीगल है इलीगल है, 5 अगस्त का भी हम यही कहते रहेंगे लीगल है इलीगल है, तो उसमें 50 लाख इंडियंस वहाँ पर आके बैठ गए। आप लोगों ने अपनी तरफ से लॉ फेयर को क्या किया? अगर उस वक्त ये कर देते, आज इनमें गट्स भी ना होते, तो ये आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली हम बहुत वीकली अपने केस को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो क्या हमें सिर्फ ये नहीं कि जिम्मेदारी है आपकी आर्मी की कि आपके न्यूक्लियर हैं, न्यूक्लियर भी आप कश्मीर पर है, बिल्कुल, और आपका कोई रीजन नहीं है न्यूक्लियर होने का। अच्छा, हमारे यहाँ भी ये वीक है, हम लोग इंडिया भी न्यूक्लियर कश्मीर पर है, बिल्कुल ऐसे ही, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो इसके ऊपर जब वो इस तरह के दहशतगर्दी के एकतरफा फैसले कर रहा है पाकिस्तान के और कश्मीरियों के खिलाफ, पाकिस्तान शुड नाउ टेक हाई टाइम टू द यूनाइटेड नेशंस, नॉट जस्ट वन स्पीच। या हम वीक हैं या वीक हैं या हम ये पॉलिटिकल वीकनेसेस है ना आपकी। यही देखें, आप अपने गिरेबान में अगर हम नहीं अपने आप को करेक्ट करेंगे और हम इसी ख्वाब में रहेंगे कि जी नहीं, पानी तो वो रोक नहीं सकते, कश्मीरी तो तहरीक चला रहे हैं, 10 लाख फौज है, तहरीक नहीं दफना सके, मगर 50 लाख इंडियंस को तो वो सेटल करते जा रहे हैं। उनकी तैयारी अगले 2-3 सालों में उन्होंने तब प्लेबिसिट कराना है जब वहाँ इंडियंस मेजोरिटी में बैठे होंगे और कश्मीरी माइनॉरिटी। तो फिर आप उनको क्यों टाइम दे रहे हैं? आप अभी जाएं, मैं कहती हूँ फौरी वॉर फुटिंग पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में कि भी 50 साल हमने एकतरफा को दे दिए, बायलैटरल डायलॉग को दे दिए, कुछ भी नहीं मिला। क्रिकेट डिप्लोमेसी की, ट्रेड डिप्लोमेसी की, क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसी की, हर दफ़ा कोई फॉल्स फ्लैग इंडिया कर देता है और ठप हो जाता है मामला, ठीक है। और अब तो वाटर टेररिज्म वो कर रहा है, और मुल्क अभी जाफर एक्सप्रेस में कौन इन्वॉल्व है? पाकिस्तान के लोगों की क्या लाशों की कोई वर्थ नहीं है? क्या कश्मीरियों की लाशों की कोई वर्थ ही नहीं है कि हम लोग नलिफाई नहीं कर सकते शिमला? तो इसमें आपको नहीं लगता कि हमारी अपनी भी गलती है कुछ, कि हम बोल ही नहीं पाते, हम पोर्ट्रे नहीं कर पाते कि यार देखो हमारे लोगों की कुछ है ही नहीं। इसमें तो पाकिस्तान का अब सर्वाइवल है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान के आप किसानों से जाके, मैं तो कल भी मिलकर आई हूँ, परसों भी मिलकर आई हूँ, जो उनकी हालात है, वो कह रहे हैं सोने के भाव आटा मिलेगा कुछ अर्से तक। कहते हैं ये तो कह तो रहे हैं, मगर ये जो भी करें मगर तैयारी नहीं। अच्छा, इसमें मिशाल साहब आपको क्या लगता है कि किसको फ्रंट पे आना चाहिए? क्योंकि हमारा कुछ भी होता है ना इंडिया से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम फौज पे डाल देते हैं सारा कुछ। क्या सारा कुछ फौज नहीं करना? डालते हैं। देखें, बलूचिस्तान का मामला भी देख लें कि वहाँ पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट हुई नहीं ओवर द डेकेड्स, जिस तरह होनी चाहिए थी अवाम के साथ। तो वो एंड में आपको खड़ा कर देते हैं आर्मी के साथ। तो हर मामले में नेचुरल डिजास्टर तो चलो समझ आता है कि आ रही हो, मगर अब कश्मीर का मामला, आपके आर्मी चीफ बॉर्डर एरियाज पे, वर्किंग बाउंड्रीज पे जा रहे हैं, LOC पे इज गोइंग, वेयर इज़ योर प्राइम मिनिस्टर, वेयर इज़ योर चीफ मिनिस्टर, वेयर इज़ योर पूरी की पूरी कैबिनेट? दे शुड बी वो राफेल फाइटर जेट्स में वो बैठे होते हैं, मतलब कि वो यूनिफॉर्म पहनते हैं उस वक्त जब जंग का, वैसे नहीं यूनिफॉर्म कोई पहना होगा जो यहाँ पे मॉडलिंग चल रही होती है यूनिफॉर्म, वो मतलब कि उसने वो उस वक्त मोदी पहनता है या डोवल ने, दूसरों ने, जब वो एक अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस लीडर देता है, चाहे वो गलत बात पे वो तो दे रहा है, उसका तो मतलब नेगेटिव है कहीं भी दुनिया भर में। तो ये देयर नॉट एट। मैं कल वागा भी गई थी, मैंने वागा से भी कहा है कि वहाँ आपका सारे चीफ मिनिस्टर्स, उनके जितने भी आप मिनिस्टर्स या जितने भी उनके देख लें उनके पॉलिटिशियन, उनकी क्या क्या स्टेटमेंट, वो कहाँ जा आ रहे हैं। यहाँ तो एक जॉइंट सेशन नहीं अभी तक हुआ आपने। जॉइंट सेशन इज़ मस्ट। आप अपने वोटों के ऊपर आप लोग फॉर्म 45-47 पे आप लोग पूरी कौम को सारे के सारे जो है जल्द से जुलूस कर रहे होते हैं, या पहले वोट को इज्जत दो पे, मतलब कि इनसे कहीं बड़ा पानी इज़ योर लाइफ, योर ऑक्सीजन, और उसके बाद जंग आपके ऊपर दुश्मन कर रहा है। आप एक जॉइंट सेशन, आपके सियासतदान उसमें बोलें तो सही ना, कोई पॉलिसी जॉइंट सेशन से ही बननी थी ना। जॉइंट सेशन में आप सारे एम्बेसडर्स को फिर आप बुलाते हैं, आप दुनिया को आप अपने कौम से खिताब नहीं किया अभी तक, मतलब आप कौम को, मतलब कि ये तो 10 मिनट बाद उन्होंने सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला। हाँ। मगर आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाती है कि हम कोऑपरेट करेंगे, उनके जो है जो भी वो इसके ऊपर करेंगे इन्वेस्टिगेशन। ये क्यों कहने की जरूरत? ये कहने की जरूरत नहीं थी आपको इस वक्त। ये कहता, अगर चाइना आपको कह रहा होता, अमेरिका कहता आर्बिट्रेशन के लिए, या आपको सऊदीज कह रहे होते, या ईरान कह रहा होता, ये उनका काम था।
आपका काम था कि आपके ऊपर मुसल्लत कर दी है जंग। 10 लाख फौज हिंदुस्तान ने वहाँ रखी हुई, 16 इंटेलिजेंस बटालियंस हैं। 10 मिनट के अंदर वहाँ पे सारा मलबा आप पाकिस्तान पे डाल देते हैं और कश्मीर की तहरीक पे, और सारे कश्मीरियों को आप मतलब और भी उन पे टॉर्चर करते हैं, उनके अरेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी फैमिलीज जो हैं उनको बाहर फेंक रहे हैं और वाघा से उनको वापस भेज रहे हैं, 40 साल से जिनकी शादियाँ हुई हैं, और वाटर टेररिज्म कर देते हैं एक तरफा। तो आपको तो फौरन ही अपने ऑफेंसिव पर आना चाहिए कि आप यूनाइटेड नेशंस में जाएं, आप वर्ल्ड बैंक के पास जाएं, आप मतलब कि इनको सू करें। इंस्टेड कि आपकी ये स्टेटमेंट आ रही है कि वी विल कोऑपरेट, ये सेकंड स्टेज होती है। आपको अपनी नाराजगी रजिस्टर करानी है हालांकि दुनिया के point था आपके सामने। पास। तो आप और वैसे भी आप एक न्यूक्लियर है, आपकी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, ग्लोबल क्लाइमेट आपके फेवर में जा रहा है क्योंकि लोग तंग हैं मोदी से, उसके ग्लोबल टेरर नेटवर्क से, उसके पुराने वो ड्रामे रिपीट पे चल रहे हैं। आपको क्या मजबूरी है? यही मजबूरियां जो हैं दुश्मन को जो है और Strong भी कर रही हैं। ज्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये गलतियां जो छोटी छोटी बना दे, जो बहुत बड़ी बन जाती हैं। तहरीक स्ट्रांग है, मुल्क के डिफेंस स्ट्रांग है, और चाइना साथ आपके खड़ा हुआ है। अमेरिका इंडिया के उस तरह साथ नहीं दे रहा। ईरान के फॉरेन आपको मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं और अब वो 2 दिन में जा रहे हैं आपके मतलब इंडिया जा रहे हैं, वो सऊदीज भी कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। तो आई डोंट अंडरस्टैंड देखिए कि आपकी बात में ना वजन है कि इसमें अगर हम डिफेंसिव बार पे बार क्यों इसको जाते हैं खेलेंगे हम। ना इस तरह से, वो वही बात है, शेर आया। अब हम किस पे तगड़े हो रहे हैं इस वक्त? अपने हमसाया ममालिक पे, चाइना पे। चाइना देखें आपकी हेल्प उस वक्त करेगा प्रॉपरली जब उनको नजर आएगा वाकई इनमें भी कोई दमखम है। अब हमारे में दमखम ही नहीं है। देखिए पॉलिटिकली हम टूटे हुए हैं, फौज की बारी आती है तो हम उनको बुरा भला कहते हैं। हाँ, जब कोई उधर से कुछ इस तरह का एक्शन होता है फिर हम पूरी की पूरी कौम जो है फौज के पीछे खड़े हो जाते हैं। मसला ये है कि हर एक को अपने अपने शेल में रह के अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होंगी, अदरवाइज एक टाइम आएगा, आप देख लीजिएगा, अल्लाह करे कि ये मेरी बात झूठ हो, चाइना भी आपसे पीछे हट जाएगा क्योंकि आप डरपोक है ना। आप सबसे पहले बजाय इसके कि सीना चौड़ा करके आगे खड़े हो, 8 घंटे वहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ, 10 मिनट में FIR कैसे कट गई आपके ऊपर? ठीक है, आपके पास इतना बड़ा वीक पॉइंट था उनका जिसको आपने अपना वीक पॉइंट आप बना के उनको उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया। इंटरनेशनल अदालतों में घसीटें एग्जैक्टली। इंस्टेड के आप देखें आपके घर पे जंग मुसल्लत कर दी हाँ। है और आप उनके साथ कह रहे हैं जी निगोसी। ये तो थर्ड पार्टी आके कहती है जब वो देखती है कि एक पूरी इतना स्ट्रॉन्ग केस था इनको इंटरनेशनली इन पे डिफेंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगवाने का और RSS को एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन बैन करने का। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात और देखिए, चाइना का क्या है, 10 साल से CPEC जो है वो चल ही नहीं रहा उस चल ही तरह नहीं रहा। क्योंकि दहशतगर्दी होती है, उसके पीछे भी रॉ है, RSS है, बलूचिस्तान में भी चाइनीज को टारगेट किया जाता है, कराची में भी। तो ये एक पूरा नेटवर्क है जिसको ये सारा का सारा जिसको एंगेज करना है, उसको पनिश कराना है हम लोगों ने। देखिए चाइना की अगर बात करें ना तो मिशाल साहब, चाइना इस वक्त जो है ना वो दुनिया के ऊपर रूल करने जा रहा है। ठीक है, उसको अमेरिका की साइड से थ्रेट है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। चाइना क्या देखेगा? चाइना देखेगा मुझे फ़ायदा कहाँ से है। अगर उसको आप फ़ायदा नहीं दे रहे हो, सिर्फ फ़ायदा लेने की बात कर रहे हो, तो एक टाइम आएगा भी। देखें आपके जितने मिसाइल बन रहे हैं, जितने आपके तैयारे अपग्रेड हो रहे हैं, वो कौन करवा रहा है? आपकी पाक आर्मी चाइना के साथ मिलकर ही कर रही है ना। आपके पास इस वक्त वो एडवांटेज है कि जो अरबों खरबों रुपया भी इंडिया दे के वो हासिल नहीं कर पाया, जो आपने चंद लाखों करोड़ों में कर लिया है। तो इतना बड़ा एडवांटेज है, इतनी तगड़ी आपकी आर्मी। जब भी कहीं, ठीक है हम मुल्क छोटा है, जब भी कहीं आर्मी की बात होती है तो टॉप 5 में हमारी जवानों का नाम हमेशा आया है। तो क्या चाहिए और फिर हमें? कब तक हम ये देखें? 7 दहाइयाँ गुजर चुकी है, अभी तक हम यही लड़ रहे हैं, अच्छा ये होगा फलाना होगा। अब तो ये इसका हो जाना चाहिए डिसीजन जी। अब तो वो हद आ गई और ये एक दफ़ा फिर दुनिया को पता चल गया है कि कश्मीर में एक पत्ता भी गिरेगा ना या कोई एक कुछ भी हो जाए वहाँ पे तो वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। ये बिल्कुल तो ऐसे एक ही दफ़ा मतलब चाहे जितना भी डीप स्लम्बर कह दें, कुछ भी इसको कह दें, पूरा खिता जो है हिल सकता है। मूविंग ऑन टू कश्मीर वी साइड, हैव टू रियली फोकस ऑन अ प्रॉपर कश्मीर पॉलिसी। एग्जैक्टली। वी शुड नॉट बी ऑन द डिफेंसिव। अच्छा चले मैं इस पे आपसे पूछ ही लेता हूँ, कश्मीर पे थोड़ा मूव करते हैं। क्या पाकिस्तान एक्चुअली कश्मीर के साथ खड़ा हुआ है या सिर्फ वो सो कॉल्ड एक जो सियासी बयानियाँ है, सिर्फ अपने आप को फ्लैश करने के लिए साथ खड़ा है? लाइफलाइन है पाकिस्तान की कश्मीर, और कश्मीर की जो तहरीक है वो डिफेंस लाइन भी है आपकी पाकिस्तान की, और वो लोग आपको देख रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को भी देख रहे हैं। कश्मीरियों का क्या रद्द अमल पाकिस्तानी है इसके अवाम ऊपर? का जो है उनका बहुत मेजर रोल है। एक तो मैंने सियासतदानों का बता ही दिया आपको कि पॉलिसी नहीं अभी तक आई, वो पुरानी दौर की शिमला में ही अटके हुए हैं और वो पता नहीं कहाँ से कहाँ दुश्मन पहुँच गया है। और फिर आप कहते हैं यूनाइटेड नेशंस आपकी बात नहीं सुनता। यूनाइटेड नेशंस के पास आप गए ही नहीं कि शिमला चल नहीं रहा।
तो मैम तो इस सारे आपको सिनेरियो में मतलब कि कश्मीरियों को कहाँ देखते हैं, वो क्या चाहते कश्मीरियों हैं? का ही तो मेन प्रिंसिपल पार्टी है, हम्म, उनको हक खुद इरादियत आज़ादी का राइट है, यूएन बिल्कुल है। रेजोल्यूशंस के मुताबिक लीगल राइट है, हम्म, और वो किनके राइट साथ जाना उनको, चाहते हैं कश्मीरी इस वो वक्त? उनका इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान, या एक सेपरेट इंडिया के साथ एंटिटी तो चाहते कोई हैं भी वो? नहीं जाना चाहता, और हम्म, जो उनका राइट है आज़ादी का वो कोई डिक्टेट नहीं कर सकता बिल्कुल सही है। कश्मीरियों को, और किसी को भी नहीं कोई कर सकता, वो प्लेबिसिट हो, हम्म, जो जो पाकिस्तान ने भी कहा हुआ है, जी, उसकी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में है, फोर्स कहीं नहीं है, हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल सही। उनका अटूट अंग में फोर्स है, पाकिस्तान की तरफ से जो है कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया जाए, और वैसे उनकी एक अवाम का नेचुरल पूछ रहा एफिनिटी हूँ, है, उनकी एक नेचुरल एफिनिटी है वो है पाकिस्तान पाकिस्तान के के साथ? साथ, नेचुरल एफिनिटी जो होती है ना, हम्म, वो एक और चीज़ होती है, जी, बट जब डेमोक्रेटिक राइट होता है, वो राइट तो मैं कभी भी, बिकॉज आई एम अ डेमोक्रेट, हम्म, वट एवर द कश्मीरीज वांट, मेजॉरिटी उनकी है, और उनका एक बहुत इंक्लिनेशन है पाकिस्तान की तरफ, मोहब्बत भी है, बट ये है कि ये राइट उनके पास है हम्म, टू डिसाइड। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस अभी तक नहीं आए जी, कभी, ऐसे ही है। क्योंकि इट फॉल्स अंडर द यूएन, हम्म, वो इसलिए प्रोटेक्ट किए कि जिस वक्त प्लेबिसिट होगी व्हाट कश्मीरीज वांट। हम्म, अब यहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस ये इसलिए लाए हैं ताकि वहाँ मेजॉरिटी इंडियंस को ले आएँ, ताकि जिस वक्त प्लेबिसिट हो तो इंडियंस वोट करें इंडिया के हक में। तो हमने इस साइड पे ना कि वो पाकिस्तानी ज़मीन ले सकता है, ना वोटर राइट है, ये प्रोटेक्टेड है बिल्कुल इनकी सही। डेमोग्राफी। तो ये मेन चीज़ है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी प्रोटेक्ट किया जाए, सिक्योर किया जाए, डेवलप किया जाए, और फाइनल सेटलमेंट की तरफ। लेकिन मगर वो तभी होगा जब वो वाली साइड के डेमोग्राफिक चेंजेस को रिवर्स कराया जाए, तभी हो सकता है। बिल्कुल सही है। और कश्मीरी पॉलिटिक्स को कैसे देखती हैं? क्या उनका भी कोई कोई आवाज़ सुनी जाती है? क्योंकि मोस्टली तो बेचारे अंदर हैं, जितने भी मेन उनके जो देखिए पिलर थे। पॉलिटिकल सारी वॉइसेस जो हैं उन्होंने बंद कर दी हैं, हम्म, सारी जो हुर्रियत की क़यादत है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे तो तहरीक थी ना, लीडर जी, के साथ ही तहरीकें होती हैं आज़ादी की हम्म, स्पेशली, तो वो तो सारा का सारा पुश अगेंस्ट द वॉल है, ब्लैंकेट बैन है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, बोलने का, मीडिया हमारा नहीं है, मीडिया पे भी बैन है, उपा लग जाता है, ड्रैकोनियन लॉज लग जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त वहाँ पे हर लिहाज से आप समझें कि कम्प्लीटली पीपल आर साइलेंस्ड। यासीन मलिक साहब की पूरी जिद्दोजहद को किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो आपका उनके साथ जो रिलेशन है, आपका उनके साथ रिलेशन कैसा था? डेफिनेटली था, इस वजह से बोल रहा हूँ कि अब तो काफ़ी अरसे से ज़ाहिर आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई। हमारा तो मतलब कि इट ट्रांसेंड्स बियॉन्ड हम्म, मीटिंग्स, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक रियल बॉन्ड है जो कि शादी का बॉन्ड होता है, जी, जी, मगर क्योंकि ये हिंदुस्तान की तरफ से जो दूरियां हैं हमारी, अब 11.5 years हो गए हम नहीं मिले, और 6.5 years से बात नहीं हुई फ़ोन पे बात भी नहीं हुई? जी। किसी तो किस्म का कोई राब्ता नहीं है? कोई टेलीफोनिक, किसी किस्म नहीं, कोई मीडिया टेलीफोनिक के कोई थ्रू या अलाउड कुछ नहीं। भी? मेरी मदर इन लॉ की उनसे बात हो जाती है, बहुत कम होती है, हम्म, बट ये है कि उनको भी साल में एक आध दफ़ा मिलने की इजाज़त दी जाती है। तो क्या ये वो तजाद नहीं है? ऑफ कोर्स क्योंकि हर प्रिजनर को मतलब किसी भी किस्म ऑल का ओवर द हो वर्ल्ड वॉर होता है। जोन्स में हर जगह होता है। हम्म, इनको तो कोई ना लॉयर है, ना इनको पेश किया जाता है, अ, और दूसरा ये है कि कोर्ट भी इन्होंने जेल में बनाया, मगर उसमें भी पेश नहीं किया जाता, हम्म, मतलब, और इनको ऑनलाइन लाते हैं और वो भी म्यूट कर देते हैं, मतलब कि इट्स माय जस्ट गुडनेस। इम्पॉसिबल जिस तरीके से इनकी हो रहे हैं, और अभी भी बहुत क्रूशल हेयरिंग इनकी आने वाली है। आप लोगों का रिलेशन जो इससे अफेक्ट हुआ? एक्चुअली सारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है हम्म, इंसान की, बट आई थिंक एक सैक्रिफाइस तो देनी होती है जब आप इतने बड़े मिशन पर आपकी एक होते बेटी भी है, राइट? हैं। यस, वो क्या सोचती हैं इस पूरे सारे सिनेरियो के अंदर? क्योंकि बेटी तो बेटी है ना, वो तो बाप को भी ढूंढ रही उसके है, भी माँ की वही तरफ भी इमोशंस देखती जो है। हर बच्चे के होते हैं, हम्म, दे वांट टू बी विद बोथ द पेरेंट्स अंडर वन रूफ, सिक्योर फीलिंग आती है। इवन बेटी को भी वालिद नहीं बात करने दी कभी? नहीं, उफ। गोद में थी लास्ट टाइम जब उन्होंने देखा था। मुझे ये बताइए मिशाल साहबा कि आपकी आवाज़, आप यूएन भी गई, वहाँ पे भी आपने अपनी आवाज़ उठाई, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी आप आवाज़ उठाती हैं, तो क्या हमारी आवाज़ों में दम नहीं रहा, या वो इतने पावरफुल हो गए कि आपको आज तक, मतलब एक हस्बैंड को वाइफ से कैसे कोई दूर कर सकता है? ये तो उनके लिए नॉर्मल चीज़ है, कितनी डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं कश्मीर की रेफ्यूजी कैंप्स में। चले उनकी हम इसलिए मानते हैं कि उनकी शायद पहुंच नहीं है, या आवाज़ नहीं पहुंचती। आप तो दोनों मजबूत है ना, एक साइड से आपको देखा जाए, आप इंटरनेशनली बड़ा वोकल होकर बात करती हैं। अगर यासीन साहब की बात की जाए तो वो भी मेन पिलर्स में से हैं। मगर लीडरशिप ने ज़्यादा कुर्बानी दिया वहाँ से ज़्यादा, वहाँ जो लीडरशिप है वो वाली लीडरशिप नहीं है, हम्म, तो वो अपना जो
इशू है वो बोलते तो हम हैं मगर ज़्यादा दूसरों का फोकस। अभी मैं वागा में जो गई थी, जी। जो डिवाइडेड फैमिली जिनको 40-40 साल से शादियाँ हुई हुई हैं, 8-8 9-9 साल से, आज़ाद कश्मीर की फैमिलीज पाकिस्तान की, इंडिया में मकबूजा कश्मीर में, उनको वहाँ से बाहर फेंका जा रहा है। अब अ वुमन हू इज़ बीइंग डिवाइडेड फ्रॉम अ 14-day-old बेबी, इमेजिन। और फिर एक बुजुर्ग हैं, उनका डायलिसिस उनको रोक के उनको वहाँ से निकाला है, वायर निकलो हमारे मुल्क अल्लाह से, अकबर। तो उनकी डेथ हो गई। मतलब कि इस तरह बहुत से अब आ रहे हैं, वागा से आ रहे हैं, मैं कल थी हम्म। वागा पे, तो देखा नहीं जाता वो भी मतलब कि हो रहा है। तो हमने तो सबके लिए उम्मीद बनना है, सबकी आवाज़ बनना है, और ये प्राइस तो पे करनी पड़ अभी रही है। सुनने में आ रहा है कि उनको कोई फांसी वांसी देने की भी तैयारी की जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सदाकत है इस उनकी तो न्यूज़ में पूरी या? नहीं, उन्होंने सदाकत किया, तो डिमांड है उनकी एनआईए की, अच्छा। कोर्ट्स में गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड है, तो वो तो हियरिंग्स इनकी चल रही हैं और अभी आने वाली है इसी मंथ के मिडिल में। तो इसके ऊपर आप लोगों की तरफ से क्या एज ए फैमिली या एज ए बिल्कुल दिस एहतजाज साइड ऑफ करें, द बॉर्डर यूएन क्या के वो है? अंदर भी मैंने अब रेगुलर भेजती हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, आईसीआरसी, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये सारों को, तो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, बट मोदी के हाथ में है सब कुछ, जो कुछ अच्छा, वो इसमें पूरे एक बात खित्ते के अंदर बताइएगा तबाही कर रहे विशाल हैं। साहब, जब आप कह रही हैं आप आवाज़ उठा रही हैं, आप यूएन में भी बात की और भी जगहों पे बात की, तो क्या इंडिया इतना ही स्ट्रांग हो गया इस पॉइंट को लेके कि पूरी दुनिया की बात नहीं सुन रहा वो? स्ट्रॉन्ग की खाली बात या नहीं है, वो दुनिया नहीं आवाज़ मान ही उठा नहीं, रही? नहीं वो मान ही नहीं रहा ना। अब वो इस हद तक, आप नेतन्याहू को भी देख हम्म। लें, यूनाइटेड नेशंस की तरफ कितना कुछ हो रहा है, वो तो जंगल लॉ, वो उसका बेस्ट हम्म। फ्रेंड है, वो वही फॉलो कर रहा है जो उनका जूइश सेटलमेंट्स है, हम्म। और वही चीज़ यहाँ पे चल रही है। अच्छा विशाल साहब, ऐसा है कि हाँ, क्योंकि आपकी आगे कमिटमेंट्स हैं, मैं चाहता तो था कि एक पूरी पॉडकास्ट हो, लेकिन आपकी आगे कमिटमेंट है, लेकिन आप मुझे ये कमिटमेंट देके जा रही हैं कि इसकी हम सेकंड सीरीज जरूर करेंगे। इंशाल्लाह, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, इंशाल्लाह। पॉडकास्ट तो नहीं बोलूँगा, हाफ पॉडकास्ट ही बोलूँगा, हम एक रैपिड फायर करेंगे जिसमें आप चाहे तो पास भी कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि येस और नो में आप आंसर करें। क्या आपको लगता है कि कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा? इंशाल्लाह, क्या आपको कब 100%। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। क्या आपको कभी डर लगा है अपने मौक़िफ़ से? डेफिनेटली मौक़िफ़ तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका, बड़ा बोल्ड होके आप बात करती हैं, कभी डर लगा है? नेवर, अपने हस्बैंड को देख के भी कभी नहीं नेवर, बैकफुट पे आई? नेवर। बिल्कुल ठीक है, रोना आता है अल्लाह के आगे, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि वो बड़ा नेचुरल है, बट ये नेवर, कोई रिग्रेट नहीं है। क्या यासीन मलिक साहब का जो बयानिया है आज भी वो ज़िंदा है? 100%। सुनी जाएगी आवाज़ उनकी? अल्लाह सुनेगा और अल्लाह रास्ता निकालेगा, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या दुनिया कश्मीर पर इंसाफ कर रही है? नो, क्या चाहती हैं दुनिया से? जो हमारा प्रॉमिस्ड राइट है, आज़ादी का राइट कश्मीरियों को, यूएन के अंदर है, इट्स वैलिड, इट्स लीगल, उस पर कोई टाइम बार नहीं है। क्या आपने कभी हारने का सोचा है कि हार भी सकते हैं? हार का मतलब क्या है? मतलब गिव अप कर दें? क्यों? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ। मैं तो नहीं चाहूँगा कभी भी कि ऐसा हो, इतने साल से हम लोग लड़ रहे हैं, क्यों हारें भाई? नो, कमज़ोर थोड़ी हैं। नेवर। कभी मेरी कभी वालदा शहीद हुई हैं, उनको हम्म, जहर दिया गया आरएसएस के नेटवर्क ने, हम्म, वो आखिरी मिनट तक बिल्कुल हेल्दी थी, अभी उनकी शहादत हुई है। फर्स्ट पाकिस्तानी जो शहीद हुई हैं कश्मीर कॉज के लिए, सारी ट्रेनिंग उन्होंने, ग्रूमिंग मेरी बच्ची की, तहरीक की, यहाँ सारी की, वर्ल्ड में जहाँ मैं गई हूँ, तो उनको लास्ट मिनट तक नहीं थी। मैं उनसे कही थी, अम्मी आई एम सॉरी, मेरी जब शादी हुई है तो उसकी वजह से, कहती ये तो वी आर लकी कि हम इतनी बड़े मिशन में अल्लाह ने हमें हिस्सा डाल रही हूँ मैं और क्या मेरी बात है, फैमिली। क्या बात है। क्या पाकिस्तान कश्मीर के बगैर मुकम्मल है? नो, ब्लड एंड सोल है। ब्लड एंड सोल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन होश के नाखून लेने चाहिए, अरबाब इख्तियार को कुछ करना चाहिए इसके बारे में, अदरवाइज़ बड़ी लेट हो जाएगा। क्या कश्मीरी नौजवान अभी भी पुरुमीद हैं और उसी तरह जज्बे के साथ खड़े हैं जिस तरह पहले खड़े हुए थे? देखिए, वो उनके अंदर हाइज एंड लोज हमारे किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल में आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट भी इफ़ेक्ट करती है, बट ये है कि जो उनका जो सेंटिमेंट है आज़ादी का, वो कभी भी क्रश नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। 10 लाख फ़ौज है, 50 लाख इंडियंस वहाँ सेटल कर रहे हैं, 16 इंटेलिजेंस बटालियंस हैं। अगर तो क्रश हो गया होता सेंटिमेंट, तो इन्होंने आर्मी निकाल देनी थी, जो अरबों खरबों का इनका खर्चा है। एक दिन का नाश्ते का आप खर्चा देख लें, वो आपकी पूरे इकोनॉमी का खर्चा है पाकिस्तान का। तो इतनी हैवी वो कॉस्ट पे करें तहरीक को दबाने के लिए, मगर फेल्ड है। अभी भी बिलियंस का इन्होंने जो है वो फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉर कश्मीर। क्या इस वक्त जो मीडिया है वो अपना रोल एक्चुअल में हकीकतन सही अदा कर रहा है जो करना चाहिए? पाकिस्तान का मीडिया को मैं कहूँगी कि आप भी अपने यहाँ वॉर रूम्स बना लें, जिससे इंडिया ने अपने सारे चैनल्स के अंदर वॉर रूम्स बनाए हुए हैं, और आज़ाद कश्मीर को वॉर काउंसिल डिक्लेयर कर दिया जाए।
ठीक है, करेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे तो आवाज़ें बिकी हुई मैं हैं। पावर में नहीं हूँ, मगर मेरा तो यही स्टांस है। क्या आप अपनी जिद्दोजहद जो है जारी रखेंगी, हालात कैसे भी हों? अल्लाह हिम्मत देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, अल्लाह के इंशाल्लाह। हाथ में है हिम्मत देना भी। क्या आपने कभी ख्वाब में, होता ही है ना इंसान को, ज़ाहिर है, कभी ख्वाब में कोई आज़ादी देखी हो कि हाँ कश्मीर एक दिन आज़ाद हो गया? यस, माशाल्लाह। 100% यस। चले, अल्लाह अल्लाह ताला आपके इस ख्वाब को जी पूरा भी करे। क्या खामोशी सबसे ख़तरनाक हथियार है? आई डोंट नो, खामोशी भी बड़ा एक मिस्टीरियस सी चीज़ है, किस तरह के हालात हों। आई थिंक हक पे अगर आप हैं तो आपको बोलना चाहिए। हिकमत एक और चीज़ है कि वो आप एनवायरनमेंट देखते हैं, मगर अपने प्रिंसिपल स्टांस को या अपने मॉरल्स को आप गिरा के खामोश बिज्जू बन जाएं तो वो भी अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल सही। विशाल साहबा, क्या सच बोलने से आपके दुश्मन बढ़ते हैं? यस, 100%। आपके बड़े हैं, क्योंकि आप तो हमेशा हमारा दुश्मन मगर टक्कर का है ना मोदी। छोड़ें, देखिए नहीं, एक तो वो दुश्मन भी दुश्मन अल्लाह है ने वो दिया है, जी मतलब कि बंदे को आपका ईमान ताज़ा होता है। जी जी। नेतन्याहू को देख लें या मोदी को, तो दुश्मन भी हो ना कि बंदा टक्कर भी ले रहा हो तो पता चले कि मैंने टक्कर ली है। क्या कोई तकरीर वगैरह किसी भी जगह पे कोई स्पीच की हो, कोई इंटरव्यू दिया हो, उसके बाद कोई दिल भर आया हो, कोई रोई हो? बहुत दफ़ा। मैं आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। क्या फील होता है उस वक्त? मुझे टीयर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन आई एम वीक। वो एक इमोशंस है, और आई थिंक आंसुओं से भी बड़ी स्ट्रेंथ आती है आपको। क्या आपको कभी लगा कि सिर्फ आप ही पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों की आवाज़ है, बाकी कोई आवाज़ उस तरफ से उठती नहीं है? ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की आवाम में इतना प्यार है, अनइमेजिनेबल। बट बदकिस्मती से जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स आती हैं यहाँ पे, वो उस तरह कोई एक सॉलिड लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना सकते। क्या एक औरत किसी भी तहरीक को तनहा चला सकती है? आई थिंक तहरीकें ये कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, मगर लीडरशिप रोल्स में मर्द औरत के अंदर तो मैं आई डोंट बिलीव। वो तो जो लीड कर रहा वो लीड ही कर रहे होते हैं। बट ये है कि हम तो हुर्रियत के फॉलोअर्स हैं, जो हमारी हुर्रियत रहनुमा हैं, गिलानी साहब, यासीन साहब, शबीर शाह साहब, आसिया अंद्राबी साहिबा, तो वी आर फॉलोअर्स ऑफ सच ग्रेट लेजेंडरी लीडर्स। चलें जी, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी आवाज़ भी सुने, और ख़ास तौर पे आपके हस्बैंड को जो है, जो अभी सुनने में आ रहा है, जो भी ये करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला कोई असबाब ऐसा पैदा करे कि आप दोनों एक साथ हों दोबारा। बहुत शुक्रिया जी आपका जी, थैंक यू वेरी मच जी। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, कश्मीर एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर हमें जितनी आवाज़ उठा सकें उठानी चाहिए। देखिए, हर पाकिस्तानी को 25 करोड़ आवाम है, हर एक अपना अपना रोल है, चाहे कोई मीडिया में है, चाहे कोई कॉलम लिखता है, किसी भी हैसियत में आप हैं, आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, किसी भी हैसियत में हैं, हमारे हक जो हाथ में अल्लाह ताला ने कोशिश दी है, हिम्मत दी है, बाकी रिज़ल्ट उस ज़ात के हाथ में है। वो जो चाहे पलट सकता है, एक सेकंड ना लगे ये 10 लाख फ़ौज को पलटने में। लेकिन हमारी तरफ से, हमारे दिलों के अंदर से जब तक कोशिश नहीं होगी, जब तक हम ईमानदारी के साथ इस कॉज के ऊपर अपनी एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो उस वक्त तक ऐसे ही होता रहेगा। छोटे छोटे शुरली पटाखे उधर से आएंगे और हम डरते रहेंगे। मर्द बनना होगा भाई, थोड़ा तगड़ा होना होगा। हमारी फ़ौज इस वक्त वो फ़ौज है जो दुनिया की टॉप 5 फ़ौजों में आती है। कंट्री की बात करें तो शायद हम दुनिया के 50 या 100 मुल्कों में भी नहीं आते, नक्शे पे कहीं छोटा सा डॉट है। लेकिन फ़ख्र होना चाहिए हमारे अपनी उस फ़ौज के ऊपर जो रात को हमें इन ठंडे कमरों में आराम से सोने देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।